आप दीवारों के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के कई रूप हैं। राष्ट्र के महानायक नेहरू, आजादी की लड़ाई लड़ते हुए नेहरू, जेल में जमीन पर सोते हुए नेहरू, अंग्रेजी हुकूमत को ललकारते हुए नेहरू, बच्चों के साथ हंसते खेलते नेहरू और आजादी के बाद फैले धार्मिक उन्माद में राष्ट्र को उसका भविष्य समझाते हुए नेहरू। पिछले कुछ सालों में हमारी स्मृतियों में उस नेहरू को मिटाने की कोशिश की गई है जिन्हें हम चाचा नेहरू बुलाते थे और उनके जन्मदिन को ये कहकर मनाते थे कि ये तो हमारा दिन है, हम बच्चों का दिन है। व्हाट्सएप और यूट्यूब के इस दौर में हमें उस नेहरू से मिलवाया गया है जो कभी मुसलमान थे तो कभी विभाजन के गुनहगार, कभी गांधी जी और पटेल को धोखा देने वाले थे। ऐसा महसूस कराया गया कि अगर नेहरू चाहते तो भगत सिंह और सुभाष को बचा लेते, पर उन्होंने बचाया नहीं। मगर उस नेहरू को नहीं दिखाया गया जो आजादी के लिए 10 साल जेल में रहे और राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर दिया। गुलाम भारत का आज़ादी से साक्षात्कार कराने वाले इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जितना राष्ट्र के काम आए उतना ही इस देश की सरकारों के काम भी आ रहे हैं। अमूमन कमज़ोर सरकारें अपनी नाकामियों का सारा ठीकरा नेहरू पर थोप देती हैं और होता यूं है कि स्पष्ट बहुमत से बनी हुई सरकारें भी जब अपनी नाकामियों के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराती हैं तो बड़ा अफसोस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेहरू अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देने खुद नहीं आएंगे और सरकार अपनी नाकामियों को नेहरू के पीछे छुपाती रहेगी। नेहरू के नाम पर इस देश में तमाम अफवाहें और झूठ फैलाए गए और इस देश में धार्मिक उन्माद को एक बार फिर से बढ़ावा देने की कोशिश की गई। इस देश के लिए नेहरू कैसे खास हैं, इस बात को समझने के लिए हमें गांधी को ज़रूर समझना होगा। गांधी का वो वाक्य मैं आपको याद दिलाता हूं जो गांधी 1929 में कह रहे हैं। वो निसंदेह एक चरमपंथी हैं जो अपने वक्त से कहीं आगे की सोचते हैं, लेकिन वो इतने विनम्र और व्यवहारिक हैं कि रफ्तार को इतना तेज नहीं करते कि चीज़ें टूट जाएं। वो स्फटिक की तरह शुद्ध हैं, उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है। वो एक ऐसे योद्धा हैं जो भय और निंदा से परे हैं। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। इस बात का मतलब ये है कि गांधी नेहरू को इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तब देख चुके थे जब इस देश की आज़ादी की तारीख भी तय नहीं हुई थी। आपने उस नेहरू को देखा है जो एक खादी का कुर्ता पहने हुए है, सदरी पहने हुए है, मंच पर खड़ा है और अंग्रेजी हुकूमत को ललकार रहा है। लेकिन याद उस नेहरू को करना चाहिए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर कोट पैंट में टाइट सूट में चला आ रहा है, और वो नेहरू जिसके पिता इस देश के सबसे बड़े बैरिस्टर हैं, जो एक नवाबी जिंदगी जी सकते हैं, वो जब गांधी से मिलते हैं तो अपने हाथ से सूत और खादी काटने लगते हैं, अपने हाथ से कपड़ा बनाने लगते हैं, नंगे पांव खेतों में चलना शुरू कर देते हैं और देखते देखते गांधी की लाठी पकड़कर इस देश के सबसे बड़े किसान नेता बन जाते हैं। नेहरू इस देश की आज़ादी का सपना अपनी आंखों में देख चुके थे। नेहरू जब गांधी से मिले तो गांधी और नेहरू दो नहीं रहे बल्कि एक हो गए थे। ये दो वो व्यक्ति थे जो इस देश की आज़ादी को अहिंसा के रास्ते से ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी राष्ट्र का हिंसा से भला नहीं हो सकता है। जब नेहरू की बात होगी तो आनंद भवन के बिना की भी नहीं जा सकती है। कुछ लोग इसे आनंद भवन कहते हैं तो कुछ लोग इसे नेहरू भवन भी कहते हैं, लेकिन असलियत में अगर बात की जाए तो ये वही भवन है जिस भवन के कमरों में आज़ाद भारत के सपने बुने गए थे और गांधी और नेहरू बैठ करके उस भारत का भविष्य तय कर रहे थे जिसमें सब कुछ आज़ाद होगा, सबके हाथ में स्वतंत्रता होगी और हर नागरिक के पास अधिकार होंगे। एक वाकया 1920 का है। भारत माता की जय इस शब्द का क्या मतलब होना चाहिए? आज के इस दौर में जब सिनेमा घरों के भीतर भारत माता की जय के नारे लगने लगे हैं, लोग मेले और सभाओं में भारत माता की जय के नारे लगाने लगे हैं,
तब ये बात समझनी जरूरी है कि असल में भारत माता की जय का मतलब क्या है। पंजाब का एक वाकया है, नेहरू किसानों के बीच संवाद के लिए जा रहे थे। नेहरू उनके बीच पहुंचे तो तमाम किसानों ने मिलकर भारत माता की जय के जोरदार नारे लगाए। जवाब में पंडित नेहरू ने भी उसी जोश में चिल्लाकर कहा कि भारत माता की जय। मगर उनका सवाल था कि भारत माता कौन है? तो कुछ किसानों ने जवाब दिया कि ये धरती हमारी माँ है, ये खेत खलियान, ये मिट्टी, ये पेड़, ये हमारी माँ है, यही हमारी भारत माता है। नेहरू ने कहा नहीं, क्या ये धरती कभी गुलाम थी? क्या ये भारत गुलाम था? क्या ये पेड़ कभी गुलाम थे? असल में गुलाम तो हम हैं अंग्रेजों के। और आज़ादी किसे चाहिए? आज़ादी हमें चाहिए। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो भारत माता की जय कौन करेगा? असली भारत माता वो 30 करोड़ लोग हैं जो इस देश में रहते हैं। असली भारत माता इस देश की जनता है। और जब तक उसको गरीबी से, उसको बेरोजगारी से, उसको शोषण से, उसको गुलामी से आज़ादी नहीं मिलती है, तब तक भारत माता की जय नहीं होगी। और ये भारत माता की जय का वो इतिहास है, वो परिभाषा है जो इस दौर के युवाओं को पढ़ाई जानी चाहिए। जब इस दौर में युवा भारत माता की जय को सिर्फ एक नारा समझ रहे हैं, नेहरू आज से लगभग 100 बरस पहले उस बात को परिभाषित कर गए थे। नेहरू की खूबसूरती ये है कि नेहरू 20वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का भविष्य तलाश रहे थे। पंडित नेहरू की बात हो और भगत सिंह का जिक्र ना आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। पंडित नेहरू और भगत सिंह के रिश्ते की जब बात होती है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लगभग हर आदमी इतिहासकार बन जाता है और सबके अपने अपने मत होते हैं। कई लोग कहते हैं कि नेहरू चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा लेते, पर उन्होंने बचाया नहीं। भगत सिंह और नेहरू का रिश्ता क्या था, इस बात को परिभाषित करने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर आपको इतिहास के पन्नों को टटोलना पड़ेगा। अमृतसर से एक अखबार निकलता था जिसका नाम कीर्ति है। उसके मई 1928 के अंक में भगत सिंह ने एक लेख लिखा था। और भगत सिंह उस लेख में क्या लिखते हैं? भगत सिंह लिखते हैं कि पंडित नेहरू और सुभाष बोस ये दो नौजवान कांग्रेस के लीडर हैं और हमारे नौजवानों को इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, खासकर पंडित नेहरू के, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी सोच के व्यक्तित्व हैं और सुभाष बोस एक भावुक बंगाली। अब उस आरोप पर बात करते हैं जिसको इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद नेहरू पर लगाया था। जब इस देश का प्रधानमंत्री आपको झूठा इतिहास बताने लगे तो ये बात मान जाइए कि आपके साथ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जब भगत सिंह जेल में थे तो कोई भी कांग्रेसी नेता उनसे मिलने नहीं गया था। ये वो कोरा झूठ है जो इस देश के प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से बोला है। 8 अगस्त 1929, तारीख याद रखिए, कभी प्रधानमंत्री फिर भूल जाएं तो उन्हें बताइएगा। 8 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह से जेल में मिलते हैं और उसके बाद आकर मीडिया से मुखातिब होते हैं और जो बात कहते हैं उसे सुनिए। नेहरू ने लिखा है, मैं उस समय लाहौर में था जब भूख हड़ताल को 1 महीने हो गए थे। मुझे जेल में बंद कैदियों से मुलाकात की परमिशन दी गई और मैंने इसका लाभ उठाया। मैंने भगत सिंह, जतीन्द्र दास और अन्य लोगों को पहली बार देखा। वे सब लोग बहुत कमजोर दिख रहे थे, बिस्तर पर थे, उनसे बहुत ज्यादा बात करना मुश्किल लग रहा था। भगत सिंह के पास एक आकर्षक बौद्धिक चेहरा था जो उल्लेखनीय रूप से शांत था। उनमें कोई क्रोध नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ही सज्जनता से बात की, लेकिन मुझे लगा कि जो कोई भी 1 महीने तक उपवास करता है आध्यात्मिक और सौम्य दिखता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी जाती है और इस चीज का सबसे गहरा दुख पंडित नेहरू का था। पंडित नेहरू 24 तारीख को जो बात कहते हैं उस बात को बड़ी बारीकी से समझिए और महसूस कीजिए कि इस देश के 2 बड़े क्रांतिकारियों को आपके सामने कैसे इस देश की सरकारों ने प्रस्तुत किया है। 24 मार्च को नई दिल्ली में नेहरू ने बयान दिया। उनके आखिरी दिनों के बीच मैं बिल्कुल चुप ही रहा ताकि मेरा एक शब्द सजा को घटाने के आसार को नुकसान न पहुंचा सके। मैं चुप रहा, हालांकि मेरा दिल बोलता रहा और अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम सब भी उसे जो हमें इतना प्यारा था, जिसकी शानदार दिलेरी और कुर्बानी हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए प्रेरणा बनकर रही है। आज हिंदुस्तान अपने बहुत प्यारे बच्चों को फांसी तक से नहीं बचा सकता। सभी जगह हड़ताल होंगी और मातम जुलूस निकलेंगे।
हमारी निपट बेबसी पर मुल्क में गम मनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो अब हमारे बीच में नहीं है। फक्र भी होगा, और इंग्लैंड जब हमसे बात करेगा और किसी निपटारे की बात कहेगा, तब भगत सिंह की लाश हमारे बीच होगी कि कहीं हम उसे भूल तो नहीं गए। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों को लेकर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो तमाम आरोप खड़े करती है, उनके जवाब अक्सर हमारे पास नहीं होते हैं। अगर आप शिशु मंदिर से पढ़े हैं तो ऐसी बातें और लोक कथाएं आपने भी इतिहास के तौर पर सुनी होंगी कि पंडित नेहरू ने आज़ादी के तौर पर अंग्रेजों से समझौता किया था और कहा था कि मैं तुम्हें सुभाष चंद्र बोस दे दूंगा। एक और लोक कथा आपने सुनी होगी जिसे इतिहास का नाम दिया गया कि पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराते थे। मगर इतिहास को अगर देखें तो पंडित नेहरू और सुभाष वो दो दोस्त थे जो इस देश की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। बात 1928 कलकत्ता अधिवेशन की है, जब पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में अपने पिता के ही खिलाफ खड़े हो गए थे। और इस देश की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये आरोप लगाती है कि पंडित नेहरू सुभाष को पसंद नहीं करते। असल में किस्सा ये है कि मोतीलाल नेहरू और गांधी डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पूर्ण स्वराज्य नहीं मिलेगा, मगर सुभाष चंद्र बोस गांधी और मोतीलाल नेहरू की इस बात से खफा हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि लड़ाई तो पूरी आज़ादी की ही है, फिर इस आधी आज़ादी में समझौता क्यों किया जाए। मगर विषय ये था कि गांधी और मोतीलाल नेहरू के खिलाफ उस वक्त जाए तो कौन जाए। लेकिन हुआ यूं कि पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े होकर इस बात को दोहराया कि इस देश की पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज ही हमारी पहली प्राथमिकता है। और ये वो दौर था जब पंडित नेहरू और सुभाष गांधी और मोतीलाल नेहरू के खिलाफ खड़े हुए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाई जाने वाली तमाम अफवाहों से अलग इस सच्चाई को स्वीकारिए कि इस देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे के बेहतर मित्र भी थे। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने और गांधी से उनके वैचारिक मतभेदों के कारण गांधी बार बार उन्हें पद से हटने के लिए कह रहे थे, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को पत्र लिखकर कहा था। नेहरू ने 17 अप्रैल 1939 को इस्लामाबाद से गांधी को पत्र लिखकर मांग की, आपको अध्यक्ष के तौर पर सुभाष को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें निकालकर बाहर करने की कोशिश करना मुझे निहायत ही गलत कदम मालूम पड़ता है। हालांकि इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो पंडित नेहरू उन्हें मनाने के लिए भी गए थे। और हुआ यूं कि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की कमेटी में नहीं रहे तो पंडित नेहरू ने भी खुद कमेटी में रहना स्वीकार नहीं किया। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि पंडित नेहरू सुभाष के परिवार की निगरानी करा रहे थे, उन्हें शायद सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है उसे पढ़ना चाहिए। उसमें ये बात स्पष्ट दिखती है कि पंडित नेहरू उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर किस तरह से चिंतित हैं। वो पटेल से कहते हैं कि बार बार मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि उनके परिवार को किस तरीके से आर्थिक सहायता दी जाए, और उनके परिवार को पेंशन के तौर पर धनराशि देने का प्रस्ताव वो पटेल के सामने रखते हैं। एक प्रधानमंत्री जो अपनी मित्रता को भी निभा रहा है और आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहा है, ऐसे नेहरू पर जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आरोप लगाती है तो बड़ा दुख होता है। और दुख इस बात का भी होता है कि आप सच्चाई किताबों में पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इस देश की सरकारें और खुद को इतिहासकार मान बैठे कुछ छुटपुट नेता आपको जो इतिहास टीवी पर बता देते हैं, आप उसे ही सच्चा इतिहास मान बैठते हैं। एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल के रिश्ते बेहतर नहीं थे। एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी ये भी लगाते हैं कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज राष्ट्र कुछ और होता, पंडित नेहरू ने सरदार पटेल का स्थान ले लिया। ये बात मैं आपको बताऊंगा जब आप पंडित नेहरू और सरदार पटेल के विचारों को एक साथ पढ़ेंगे, तो आप ये बात कहीं नहीं पाएंगे कि सरदार पटेल पंडित नेहरू के खिलाफ जा रहे हैं या पंडित नेहरू सरदार पटेल के खिलाफ जा रहे हैं। वो दो महान नेता जिनकी जोड़ी जय और वीरू जैसी थी, इस देश की राजनीति ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया और आपने ऐसा मान भी लिया। भारत की आजादी का दिन करीब आ रहा था। 1 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने जो सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में क्या लिखा ये आपको पढ़ना चाहिए। नेहरू ने पटेल को लिखा, कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना जरूरी होने से
मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। पंडित नेहरू की इस चिट्ठी को प्राप्त करने के बाद सरदार पटेल ने 3 अगस्त को पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी, और वो उस चिट्ठी में नेहरू को क्या लिखते हैं, ये बात आपको फिर से सुननी चाहिए। पटेल ने 3 अगस्त को नेहरू के पत्र के जवाब में लिखा, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की जो हमारी अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी। इसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष ने नहीं किया है। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है, और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। सरदार पटेल ने अपने जीवित रहते हुए पंडित नेहरू से अपने सभी मतभेदों का हर बार खंडन किया, और ये बात स्वीकारी कि नेहरू ही हमारे नेता हैं और हमें उनके नेतृत्व में इस राष्ट्र के विकास की बुनियाद तैयार करनी है। सरदार पटेल ने जीवित रहते हुए नेहरू के साथ मतभेदों का लगातार खंडन किया था। उन्होंने संसद में खुलकर कहा था, मैं सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ हूं। लगभग 1/4 सदी तक हम दोनों ने हमारे गुरु गांधी के चरणों में बैठकर भारत की स्वाधीनता के लिए एक साथ संघर्ष किया। आज जब महात्मा गांधी नहीं हैं, तब हम आपस में झगड़ने की बात सोच भी नहीं सकते। एक बड़ा आरोप सोशल मीडिया पर और तहराया जाता है। ये धार्मिक गोलबंदी के कारण होता है। ये आरोप है कि पंडित नेहरू गोमांस का समर्थन करते थे। मगर जब आप पंडित नेहरू की संसद में बहस सुनेंगे तो आप समझेंगे कि वो आदमी उस दौर में आज के भारत की कल्पना कर रहा था। आज जब गौकशी के सिर्फ शंका मात्र पर भीड़ हत्यारी बन जाती है और लोगों की हत्या कर देती है, इस बात का अंदेशा पंडित नेहरू को 1930 में ही था। पंडित नेहरू कह रहे हैं कि गाय बिल्कुल हमारी पूजनी है। अगर कोई गाय काटता है तो हम उसका विरोध करेंगे, उसे समझाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हथियार उठाकर उस पर हमलावर हो जाएंगे। नेहरू आखिरी चरण तक हिंसा का विरोध करते रहे। यही वजह थी कि पंडित नेहरू ने उस दौर में कहा था कि जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये आने वाले समय में इस देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। आप धमकाकर अपनी बात मनवाना चाहें तो उसका नतीजा क्या होगा? वो झुकेगा नहीं, उल्टे कहेगा, ये मुझे बुज़दिल समझते हैं, मैं इनके आगे झुकूंगा नहीं, और वो बेशक कुर्बानी करेगा। इस तरीके से गोकशी बंद करना गैर मुमकिन ही है। ऐसी गोहत्या नर हत्या बन जाएगी। हिंदू मुसलमानों को मारेंगे। पंडित नेहरू इस देश को आज़ादी अहिंसा के रास्ते पर चलकर दिलाना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं था कि वो उन लोगों की बुराई या उन लोगों का विरोध करते हों जो दूसरे रास्तों से देश की आज़ादी के दरवाजे खोल रहे थे। यही वजह थी कि पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों की तारीफें करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन अंत में वो बात जरूर कहते थे कि हमें बापू के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है, जिससे सच्ची आज़ादी और सच्चा स्वराज हासिल होगा। पंडित नेहरू की सुंदरता यही है कि नेहरू के व्यक्तित्व में भारत झलकता है और भारत के हर हिस्से में नेहरू झलकते हैं। आप भारत और नेहरू को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर नेहरू प्राण है तो भारत शरीर है, और अगर भारत शरीर है तो नेहरू प्राण है। इस देश की आत्मा में गांधी और नेहरू बसे हुए हैं। कोई कितनी भी कोशिश करके किसी शरीर से उसकी आत्मा को नहीं निकाल सकता है, और ये बात इस देश के तमाम वो इतिहासकारों को समझनी चाहिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर इस देश के तमाम महापुरुषों के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालते हैं। उन्हें एक बार इतिहास के पन्नों में पलटकर पढ़ना चाहिए उस नेहरू के बारे में जो आज़ादी की लड़ाई के लिए 10 साल तक जेल में रहे थे। आपको एक किस्सा भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि पंडित नेहरू के कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाया करते थे। तो आपको एक किस्सा सुनना चाहिए कि अपने बेटे के क्रांतिकारी विचारों से आजिज़ आकर मोतीलाल नेहरू ने ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो गया था कि जैसे नेहरू के हाव भाव हैं, बहुत जल्द जेल यात्रा करनी पड़ेगी।
तो जेल यात्रा में कष्ट ना हो इसलिए पंडित नेहरू को जमीन पर सोने की आदत खुद मोतीलाल नेहरू ने डलवाई थी। जेल के दौरान पंडित नेहरू अपने पिताजी के कपड़े स्वयं धोया करते थे। अब समझिए उस नेता की कहानी जो इस देश को आजादी के मुहाने तक लेकर के गया और आजादी के बाद इस देश का भविष्य कैसा होगा उसकी भी कल्पना करने की शक्ति रखता था। इस एपिसोड में हम उस नेहरू की बात कर रहे थे जो नेहरू आजादी से पहले थे। अगले अंक में हम आपको उस नेहरू से मिलाएंगे जो आजादी के बाद इस देश की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम उस नेहरू से मिलाएंगे जो दंगे के बीच भीड़ में खड़े होकर लोगों को रोक रहे हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा से। हम आपको उस नेहरू से मिलाएंगे जो इस देश की खाद्यान्न व्यवस्था को लेकर के चिंतित हैं और अपने खाने का कुछ हिस्सा कम कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही कि आज़ादी से पहले के उस नेहरू को पहचानिए जिसने लंबी जेल यात्राएं की, जिसने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और अपने महापुरुषों के साथ थोड़ा न्याय कीजिए। थोड़ा किताबों को पढ़िए। व्हाट्सएप और यूट्यूब वाले नेहरू को मत पहचानिए। आप उस नेहरू को पहचानिए जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। अगले अंक में हम उस नेहरू से मिलेंगे जो इस देश की आज़ादी के बाद इस देश के भविष्य को तय कर रहा था।